स्थलांतर इतना बड़ा है कि केरल में भी जब मैं पूछने गई कि कोई युवा साथी है जो सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, मुझे कहा गया नहीं, उनको अगर ढूंढना है तो विदेशों में ढूंढना पड़ेगा। सब कुछ चले जा रहे हैं और इसको बढ़ावा देना एक प्रकार से, भले वहां उनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, मनमुटाव होता है, फिर भी उधर ही जाने के लिए उनको तैयार करना, स्कॉलरशिप देना, ये भी उसका ये है। हम साथियों इसीलिए इन लोगों को कहेंगे कि हमारे सामने आधार होना चाहिए आपके विधान का नहीं, हमारे संविधान का। हम नहीं मंजूर करेंगे अगर संविधान को बदलने वाले विश्व गुरु आपको भी लेकर संविधान को कुचलते हुए नए नए कानून बदलने की बात करेंगे, नए कानून लाने की बात करेंगे, क्योंकि यही है विदेशी पूंजी जो कहती है कि बिजली बिल बंद करो, श्रमिकों के कानून बदलो, पर्यावरणीय कानून बदलो, तो हम पूंजी लगाएंगे। तो ये उनकी शर्तों से देश के कानूनों का पालन तो नहीं हो रहा है, पर कानूनों को बदला जा रहा है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर प्रकार से उसको आशीर्वाद दिया जाएगा। ये G20 इसलिए खतरनाक है। एक बाजू हंगर इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स, सभी जो सूची बनती है देशों की, उसमें भारत का नंबर भूख के आधार पर, रोजगार के आधार पर, मानव अधिकार के आधार पर नीचे 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 जा रहा है। लेकिन ये खेल खेलते हैं, जैसे जयती जी ने कहा, अभी अभी उन्होंने जाहिर किया है कि नया निकष, जिससे उन्होंने कहा है कि 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे जो ऊपर आ गए। क्या तैर रहे हैं आपके पूंजी के पानी में और जलाशय में? इतना झूठ ये जो फैला रहे हैं, उसके आगे और एक बात है, ये कहने वाले हैं कि उनका उद्देश्य है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्या? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई नई टेक्निक है, उसमें ऐसी तकनीक है, बहनों मेरी बात समझो, कि कंप्यूटर पे बैठकर बिल्डिंग बनाई जाएगी, तो रोजगार कहाँ होगा? हमारे निर्माण मजदूर, जिनको देवों की बस्ती से कुछ नहीं है, अगणित बार मैंने स्वर्ग बनाए, ऐसा गीत में रामधारी सिंह ने कहा। एक इतिहास, एक भाषा, एक धर्म, एक मीडिया, एक केंद्र, इस प्रकार की सारी इत्यादि जो एक नए प्रकार का एक सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस देश को कैसे हम संकुचित के रूप में आगे बढ़ाएं, उसमें जितने भी हमारी भाषा है, जो उसको हम बोल रहे हैं कि हमारी एक वैकल्पिक भाषा है, एक भाषा जो हम लोग कहना चाहते हैं, जो शोषित वर्गों की है, जो वंचित वर्गों की है, जो किसान की है, मजदूर की है, महिलाओं की है, दलित की है, आदिवासी की है, उन सारी भाषाओं को कहीं ना कहीं सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, मारने की कोशिश कर रही है। और हमें लगता है कि जो सरकार जो हमें जितना भी चुप करने की कोशिश करेगी और खत्म करने की कोशिश करेगी, इस कठिन दौर में हमारी लड़ाई उतनी ही आगे बढ़ेगी, ऐसा हमारा हम सबका विश्वास है। हम आज इस हॉल में, एचकेएस भवन में, इन सारे मुद्दों के ऊपर अपनी बात को दर्ज करने आए हैं, उस बातों को रखने के लिए आए हैं, और ये हम मानते हैं कि हमारी इन आवाजों को आप दबा नहीं सकते हैं, उसको दबाया नहीं जा सकता है। समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और संविधान में जो हमारी एक सामूहिक आस्था है, उसके प्रति हमारे दृढ़ विश्वास को आप जेल में नहीं डाल सकते हैं और इसके ऊपर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। ये हमारा एक सामूहिक समझ है, एक प्रयास है और हमारा पक्का यकीन है। G20 के बारे में दो शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं कि 1 वर्ष से अधिक समय में G20 में भारत की अध्यक्षता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। मीडिया ने बनाया है, हमें पता है, एक माहौल बनाया है। माहौल है क्या, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इस माहौल में है क्या, G20 है क्या? यह 19 देशों और यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, जो G7 देश, जो बड़े प्रबुद्ध और विकसित देश को मानते हैं, उनका ही एक विस्तार है। बस संख्या और नामों में बदलाव किए गए, लेकिन यह वही विशिष्ट क्लब है जो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के आसपास गठित हुआ था। G20 एक लोकतांत्रिक निकाय नहीं है, एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था उन्होंने बनाई है, बल्कि जो उसके सदस्य देश हैं वो वित्त मंत्रियों और अभी के जो बैंक गवर्नर हैं उनका एक क्लब है, एक मंच है। कहने के लिए यह वित्तीय संकट को संबोधित करने के लिए और ये सब लोग इकट्ठे हुए। आपको याद होगा कि 2008 की जो वैश्विक मंदी हुई
और एक और वित्तीय संकट जिसमें वैश्विक पूंजी को झटका लगा, उसको बचाने के प्रयास के लिए इस क्लब का शुरुआत किया गया। आप लोग इसके बारे में जानते हैं।